हेलो स्टूडेंट, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल मैथ इंडियंस में। कक्षा 11 गणित में इस समय हम लोग 10वां चैप्टर पढ़ रहे हैं, सरल रेखाएं, स्ट्रेट लाइंस। और भाई आज के इस वीडियो से हम शुरू करने जा रहे हैं एक्सरसाइज 10.3। और भाई इस वाले वीडियो में इसका हम इंट्रोडक्शन आपको पढ़ाने वाले हैं। तो भाई इंट्रोडक्शन में मेनली आपको पढ़ना क्या है, रेखा का व्यापक समीकरण आपको भाई पढ़ना है। ठीक है भाई, अभी तक आपने स्ट्रेट लाइंस में काफी सारे सूत्र पढ़े हैं, रेखाओं के बहुत सारे रूप भी पढ़े होंगे, पर यहां आपको जो पढ़ना है वह है रेखा का व्यापक समीकरण। अब भाई देख लो कि रेखा का व्यापक समीकरण होता क्या है। देखो, हाई स्कूल में भाई आपने पढ़ा होगा कि दो चर वाले रैखिक समीकरण युग्म आपको पढ़ाए जाते थे भाई। तो वहां पर जो हमारा समीकरण होता था ए एक्स प्लस बी वाई और प्लस सी बराबर 0 की तरह होता था, जहां पर भाई दो चर एक्स और वाई हैं और ये रैखिक समीकरण युग्म है, क्योंकि भाई यहां पर एक ही घात है, एक्स की भी एक घात है और वाई की भी एक घात है। ठीक है, उसी प्रकार से हमने भाई लिख दिया है रेखा का व्यापक समीकरण। तो यहां पर भी भाई देख लो एक ही घात है, अगर एक घात है तो समझ जाओ वह रेखा का समीकरण होता है। तो जो हमारा ए एक्स प्लस बी वाई प्लस सी बराबर 0 है वह रेखा का व्यापक समीकरण हो जाएगा। अब इसके अंतर्गत आपको पढ़ना क्या क्या है, ध्यान दीजिएगा। जो ये रेखा का व्यापक समीकरण है ना, इसे हम रेखा के विभिन्न रूपों में बदलना सीखेंगे। भाई मेनली ना तीन रूप होते हैं, ढाल अंताखंड रूप, फिर एक होता है अंताखंड रूप और एक होता है लंब रूप। तो उन तीनों रूपों में इसे हमको भाई बदल कर लिखना है और उस पर ही बेस्ड आपको सवाल पढ़ाए जाएंगे एक्सरसाइज 10.3 में। तो भाई चलिए शुरू करते हैं। तो ये है हमारी रेखा का व्यापक समीकरण ए एक्स प्लस बी वाई प्लस सी बराबर 0। अब सबसे पहले जो आपको हम बताने जा रहे हैं वह होता है ढाल अंतः खंड रूप। तो भाई ये आपको ना एक रेखा का रूप पढ़ाया गया है जिसे हम कहते हैं ढाल अंताखंड रूप, जिसमें रेखा ना कुछ इस प्रकार से लिखी जाती थी, y बराबर एम एक्स प्लस सी की तरह। भाई जब रेखा लिखी होती है तो उसे कहते हैं ढाल अंताखंड रूप, क्योंकि यहाँ m जो होती है वो रेखा की ढाल होती है और जो ये स्मॉल c है ये x अक्ष पर कटा हुआ अंताखंड होता है, इसीलिए भाई इसका नाम है ढाल अंताखंड रूप। अभी हमें करना क्या है, जो ये व्यापक समीकरण है इसे हमें ढाल अंताखंड रूप की तरह बनाना है बस। तो देख लो भाई, इस समीकरण को हमें y बराबर एम एक्स प्लस सी की तरह बनाना है। उतारो इसे, ए एक्स प्लस बी वाई प्लस सी बराबर 0। देखो y बराबर करना है तो y वाला इधर, बाकी सब उधर आप ले जाओगे। तो बी वाई बराबर हो जाएगा माइनस ए एक्स और माइनस सी, इस प्रकार से हो जाएगा। अभी यहां केवल y होना चाहिए तो b वाला पार्ट भी उधर चला जाएगा। तो यहां आ जाएगा y बराबर माइनस ए अपॉन बी, ऐसे भाई ब्रैकेट लगा लो x। भाई b यहां गुणा में है तो उधर जाएगा तो भाग में हो जाएगा ना, और यहां प्लस लगा लो माइनस सी अपॉन बी, इस प्रकार से आप लिख दो। ठीक है भाई, देखो पहले y वाले पार्ट को इधर रखा, बाकी दोनों को हम उधर ले गए, फिर y के साथ b गुणा में है तो उधर जाएगा तो भाई भाग में हो जाएगा। तो y बराबर क्या आ गया, माइनस ए अपॉन बी इंटू एक्स प्लस माइनस सी अपॉन बी। अब इसे आप इसकी तरह भाई पढ़कर देखो। देखो y बराबर एम एक्स प्लस सी, अर्थात जो ये वाली वैल्यू है वह m के बराबर होगी और जो ये वाली वैल्यू है वह c के बराबर होगी। ठीक है, तो यहां पर m की वैल्यू क्या है, रेखा की ढाल। भाई रेखा की ढाल जो है वो m होती है, तो यहां पर रेखा की ढाल क्या हो जाएगी, माइनस ए अपॉन बी हो जाएगी। और ये क्या होता है, ये होता है x अक्ष पर जो हमारा अंतःखंड है। ठीक है, उसकी भाई नाप होती है ये वाला c, तो यहां पर नाप कितनी है, नाप है हमारे पास माइनस सी अपॉन बी। समझ में आ गया।
तो अगर कोई रेखा का व्यापक समीकरण इस प्रकार से लिखा हुआ है ए एक्स प्लस बी वाई प्लस सी बराबर 0, ठीक है, तो जब उसे हम y बराबर एम एक्स प्लस सी की तरह बदलेंगे तो वह कुछ इस प्रकार से दिखाई पड़ेगा, y बराबर एम एक्स प्लस सी। तो ये वाला m हो गया ना, तो उसे हमने लिख दिया रेखा की ढाल बराबर ये वाला। और c क्या होता है, c होता है x अक्ष पर कटा हुआ अंतःखंड, तो यहां पर उसकी वैल्यू क्या हो जाएगी, -c/b। समझ में आ गया भाई। तो ये हो गया हमारा ढाल अंतःखंड रूप, किसमें, रेखा के व्यापक समीकरण में। देखो अगर कोई समीकरण ऐसे दिया होगा वहां तो आप फटाक से जान जाओगे ना कि m का मान क्या है और c का मान क्या है। लेकिन अगर कोई समीकरण इस प्रकार से दिया हो तो आप ढाल कैसे मालूम करोगे, ढाल मालूम करोगे -a/b करके। पहले आप रेखा की तुलना करोगे इससे, ax प्लस बी वाई प्लस सी बराबर 0 से, फिर सीधा a b और c के मान निकालोगे और लिखोगे रेखा की ढाल बराबर -a/b। x अक्ष पर कटा हुआ अंतःखंड क्या हो जाएगा, -c/b, और दोनों ही मान भाई आपको प्राप्त हो जाएंगे। ठीक है, तो ऐसे ही हम भाई दो रूपों को और लिखने वाले हैं। ये हमारा था ढाल अंतःखंड रूप। अब जो दूसरा रूप है उसे भाई हम लोग क्या कहते हैं, उसे कहते हैं अंतःखंड रूप। यहां पर ढाल था और यहां पर है केवल अंतःखंड। अब ये रूप किस प्रकार का होता है, x/a प्लस y/b इक्वल टू 1। इस प्रकार से रेखा का अंतःखंड रूप भाई लिखा जाता है, जहां पर a होता है x अक्ष पर कटा हुआ अंतःखंड और b होता है y अक्ष पर कटा हुआ अंतःखंड। अब जो हमारा व्यापक समीकरण है उसे हमें ना इस प्रकार से बदल देना है। इस वाले समीकरण को हमें ऐसा रूप देना है। तो भाई जब ऐसा रूप देंगे तो वहां से हमें a और b के मान ना पता चल जाएंगे। देखना कैसे, पहले आप इसे यहां पर लिख लो। तो भाई यहां हो जाएगा ax प्लस बी वाई और प्लस सी बराबर 0। पहले भाई हम c को ना उधर लेके जाएंगे, तो भाई यहां हो जाएगा ax प्लस बी वाई और बराबर में हो जाएगा माइनस का c। लेकिन देख लो यहां बराबर में 1 है और यहां भाई बराबर में माइनस c आ गया है, तो आप क्या करोगे, माइनस c से ना पूरे में भाग कर दोगे। यहां लिखोगे माइनस c से जो है हम भाग कर देंगे दोनों तरफ। यहां पर क्या आ जाएगा, यहां आ जाएगा -a/c इंटू एक्स, इस प्रकार से आ जाएगा। यहां पर क्या हो जाएगा, प्लस -b/c इंटू वाई, और भाई यहां हो जाएगा बराबर में 1। देखो बराबर में 1 लाना था वो तो आ गया है, लेकिन यहां है x/a प्लस y/b, पर यहां तो x के साथ भाई कुछ लिखा हुआ है, तो इसे क्या करना पड़ेगा, जो भी संख्या है वो x के अपॉन में ले जानी होगी। तो भाई कैसे ले जाओगे, देखना x/, अगर जो संख्या गुणा में लिखी है अगर वही संख्या आपको अपॉन में लिखनी है तो क्या करोगे, संख्या का व्युत्क्रम कर दोगे, उल्टा करना है आपको। यहां -a/c है, यहां हो जाएगा -c/a, इस प्रकार से। यहां पर भी ऐसे करना है, प्लस y/, भाई जो संख्या गुणा में लिखी है अगर उसे आपको अपॉन में लिखना है तो उसका आप व्युत्क्रम कर दो, -c/b, इस प्रकार से, और भाई बराबर में हो जाएगा 1। और देख लो ये एकदम आपका रेखा का अंतःखंड रूप लिखा हुआ है, x/a प्लस y/b इक्वल टू 1 की तरह लिखा हुआ है। अब देख लो स्मॉल a का मान यहां पर क्या है, तो स्मॉल a होता क्या है, स्मॉल a होता है x अक्ष पर अंतःखंड जो होता है भाई वो होता है हमारा स्मॉल a, तो उसका मान क्या हो जाएगा, -c/a हो जाएगा। ऐसे ही y अक्ष पर आपको अगर अंतःखंड ज्ञात करना हो b बराबर, तो उसका मान क्या हो जाएगा, ये वाला -c/b हो जाएगा। तो देखो ये हम भाई रूप क्यों बदल रहे हैं, पहले आप इसको ढंग से देख लो।
मान लो अगर कोई समीकरण इस प्रकार से लिखा हो कहीं पर x अपॉन समथिंग प्लस y अपॉन समथिंग इक्वल टू 1, और आपसे पूछे कि भाई x अक्ष पर और y अक्ष पर कितने कितने अंताखंड कटते हैं, आप सीधा तुलना करोगे और भाई आपको आंसर मिल जाएगा। लेकिन अगर रेखा का समीकरण आपको इस प्रकार से लिखा हो, इस प्रकार से ना दिया हो, इस प्रकार से ना लिखा हो, इस प्रकार से दिया हो, और फिर आपसे कहे कि भाई बताओ x अक्ष पर अंताखंड कितना कटेगा या y अक्ष पर कितना कटेगा, तो आप कैसे निकालोगे? सीधा आप तुलना करोगे, ABC के मान निकालोगे। x अक्ष पर कटेगा माइनस सी अपॉन ए और y अक्ष पर कटेगा माइनस सी अपॉन बी। तो भाई ये रूप बदलने से क्या फायदा हो रहा है कि आपको ज्यादा हल करने की जरूरत नहीं पड़ेगी, आपको सीधे सूत्र पता हो गए हैं, आप भाई डायरेक्ट मान निकाल सकते हो किसी भी चीज का। जैसे यहां पर रेखा की ढाल निकालनी थी, डायरेक्ट निकाल दी। एक्स अक्ष का अंताखंड निकालना था, डायरेक्ट निकाल दिया। इस वाले में एक्स अक्ष और वाई अक्ष के अंताखंड निकालने हैं, आप डायरेक्ट निकाल सकते हो, आपको इस प्रकार से बनाने की कोई जरूरत नहीं पड़ेगी। क्लियर हो रहा है भाई? तो जो हमारा व्यापक समीकरण था ये वाला, उसे हमने अभी तक भाई दो रूपों में बदल दिया है। पहला रूप है ढाल अंतःखंड रूप और दूसरा है अंतःखंड रूप। अब एक रूप और बचा है जिसे भाई कहते हैं लंब रूप। तो अभी भाई देख लो कि आप लंब रूप में कैसे बदलोगे। तो जो हमारा तीसरा रूप बाकी था वो है हमारा लंब रूप। तो रेखा का व्यापक समीकरण है ए एक्स प्लस बी वाई प्लस सी बराबर 0। और जो रेखा का लंब रूप होता है उसे भाई हम लोग क्या बोलते हैं? एक्स कास ओमेगा प्लस वाई साइन ओमेगा इक्वल टू पी। ये होता है हमारा लंब रूप, जहां ओमेगा क्या होता है? ओमेगा होता है मूल बिंदु से जो लंब डाला जाता है वह एक्स अक्ष से जो कोण बनाता है वो ओमेगा होता है। और पी क्या होता है? पी होता है मूल बिंदु से डाले गए लंब की लंबाई, उसे हम लोग पी कहते हैं। अब देखो, एक समीकरण इस प्रकार से है, ये वाला समीकरण इस प्रकार से है। अगर हम यहाँ p को ना इधर ले आए और बराबर में 0 करके लिखें, देखना इसे हम थोड़ा बदल के लिखने वाले हैं। एक्स कास ओमेगा प्लस यहां लिख दो आप वाई साइन ओमेगा माइनस पी बराबर 0। अब अगर हमें इस वाले को इस रूप में बदलना है तो हम भैया मानकर चलेंगे कि दोनों ही समीकरण सेम है। जो ये समीकरण है वही ये वाला समीकरण है, ऐसा आप मानकर चलोगे। तो भाई यहाँ x का गुणांक a है, यहाँ x का गुणांक है cos ओमेगा। तो यहाँ आप एक ना संबंध लिख सकते हो, cos ओमेगा अपॉन a इक्वल टू, यहाँ y का गुणांक है साइन ओमेगा और यहाँ y गुणांक है b। तो यहाँ आप लिख सकते हो साइन ओमेगा अपॉन b इक्वल टू, यहां पर भाई क्या लिखा है? जो हमारा अचर है वो है माइनस का p और यहां पर क्या है? यहां लिखा है c। तो इस प्रकार से इनके गुणांकों के बीच ना आप एक संबंध बना सकते हो कि cos ओमेगा अपॉन ए बराबर साइन ओमेगा अपॉन बी और बराबर में लिखा है माइनस पी अपॉन सी। अब भाई ना जो ये हमें संबंध प्राप्त हो गया है, यहां से ना आप थोड़ा हल कर सकते हो। जैसे आप पहले इसको और इसको हल कर लो, ए वाला इधर जाएगा ना, तो यहां से आप चाहो तो कॉस ओमेगा का मान निकाल सकते हो। ए यहां जाएगा तो यहां क्या हो जाएगा? माइनस एपी अपॉन सी। ये आपका ना कॉस ओमेगा का मान हो जाएगा। ऐसे ही अगर बी यहां चला जाएगा तो आप यहां से साइन ओमेगा का मान भी निकाल सकते हो इस प्रकार से। अब देख लो भाई, अगर आपको कॉस ओमेगा और साइन ओमेगा के मान पता चल गए हैं तो दोनों का वर्ग करके हम जोड़ सकते हैं। तो भाई इसका वर्ग करोगे तो क्या हो जाएगा? कॉस स्क्वायर ओमेगा, और वहां पर वर्ग करोगे तो हो जाएगा साइन स्क्वायर ओमेगा। भाई हमने वर्ग क्यों किया है? क्योंकि इन दोनों का मान मिलाकर एक होता है। तो अगर आप इन दोनों को जोड़ दोगे तो मान हो जाएगा एक के बराबर। अब भाई इसका मान यहां से रखोगे, देखो कॉस ओमेगा ये है और यहाँ है कॉस स्क्वायर ओमेगा, तो इसका स्क्वायर क्या हो जाएगा? यहाँ भाई बन जाएगा ए स्क्वायर पी स्क्वायर अपॉन सी स्क्वायर।
और भाई इसका वर्ग क्या हो जाएगा इसी प्रकार से, यहां आ जाएगा बी स्क्वायर पी स्क्वायर अपॉन सी स्क्वायर इक्वल टू 1। दोनों में सी स्क्वायर है तो सी स्क्वायर ना उधर चला जाएगा, और यहां पर देख लो दोनों में पी स्क्वायर है तो आप पी स्क्वायर को ना कॉमन निकाल सकते हो इस प्रकार से, और भाई बराबर में चला जाएगा सी स्क्वायर। तो ये दोनों उधर बटे में चले जाएंगे, तो यहां आ जाएगा पी स्क्वायर बराबर सी स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर इस प्रकार से। और भाई इसे थोड़ा अगर और हल कर दोगे तो जब p का मान निकालोगे ना तो सीधा आ जाएगा c अपॉन अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। ये भाई आपकी p की वैल्यू मालूम हो जाएगी। एक बात का ध्यान रखना है, यहां पर भाई हमने दोनों पक्षों में वर्गमूल लिया है, फिर भी यहां पर हम प्लस माइनस का यूज नहीं करेंगे, क्योंकि p का मान हमेशा आपको प्लस का रखना है। भाई p क्या है, p है मूल बिंदु से डाले गए लंब की लंबाई रेखा पर, और लंबाई हमेशा धनात्मक होती है, तो यहां पर आप केवल प्लस ही यूज करेंगे, आप माइनस यूज नहीं कर सकते हैं। भाई वर्गमूल लिया है तो आप दोनों ही लगा सकते थे, लेकिन चूंकि p की लंबाई हमेशा प्लस की होती है इसलिए यहां आप माइनस यूज नहीं कर सकते हो। तो भाई लंब की लंबाई क्या हो गई, लंब की लंबाई कह सकते हो, या कह सकते हो कि मूल बिंदु से दूरी क्या होगी, तो क्या हो जाएगा p बराबर c अपॉन अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। एक चीज तो आपको मालूम हो गई। फिर यहां से भाई देखो p का मान मालूम हो गया ना, तो p का मान आपको यहां पर रखना है सीधा। यहां से आप cos ओमेगा और sin ओमेगा दोनों के मान फिर से निकाल सकते हो। देखना यहां हो जाएगा भाई cos ओमेगा बराबर, यहां लिखा है माइनस ए अपॉन सी इंटू, ये भाई p लिखा है ना, तो p की जगह पर आप ये चीज लिख सकते हो, तो यहां हो जाएगा c अपॉन अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। तो भाई देख लो c और c हो जाएगा कैंसिल, और आ जाएगा माइनस ए अपॉन अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। ये आपका ना कॉस ओमेगा हो जाएगा। ऐसे ही आप साइन ओमेगा का मान भी निकाल सकते हो, तो भाई निकाल लो। साइन ओमेगा का क्या लिखा हुआ है, माइनस बीपी अपॉन सी, तो माइनस बी अपॉन सी को अलग कर लो, और जो ये वाला p है उसकी वैल्यू रख दो जैसे आपने यहां रखी थी, c अपॉन अंडर रूट यहां हो जाएगा ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, c और c बाय हो जाएगा कैंसिल, तो साइन ओमेगा की वैल्यू क्या हो जाएगी, माइनस बी अपॉन अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। इस प्रकार से भाई cos ओमेगा और साइन ओमेगा दोनों के मान आपको पता चल जाएंगे। तो जब आप रेखा के व्यापक समीकरण को लंब रूप में बदलोगे तो देखो भाई यहां पर दो चीजें हैं, एक तो आप ओमेगा का मान निकालो, दूसरा आप p का मान निकालो। तो जब हमने हल किया तो यहां पर देखो हमने p की वैल्यू निकाल दी। p होता है मूल बिंदु से डाले गए लंब की लंबाई, या कह सकते हो कि मूल बिंदु से रेखा के बीच की दूरी, वो होती है p। फिर हमें मान निकालना है ओमेगा का, तो भाई क्या हो जाएगा, उसके लिए हमने cos ओमेगा और sin ओमेगा दोनों के मान निकाल दिए, यहां से आप ओमेगा का मान निकाल सकते हो। तो भाई ये आपका हो जाएगा लंब रूप में, जो हमारा रेखा का व्यापक समीकरण है उसे आप लंब रूप में इस प्रकार से बदल सकते हैं। क्लियर हो रहा है भाई? तो अभी तक हमने आपको रेखा का व्यापक समीकरण पढ़ा दिया है, और उसे हमने तीन रूपों में आपको बदलना सिखा दिया है, ढाल अंताखंड रूप, फिर अंताखंड रूप, और फिर लंब रूप। तो भाई ये तीनों ही रूप आपको एकदम अच्छे से याद कर लेने हैं, ताकि भाई कहीं पर कोई गलती ना हो आपसे बदलने में। इसके अलावा भाई दो तीन सूत्र और हैं जो कि हमें आपको बताने हैं। अब भाई यहां पर देखो ध्यान दीजिएगा, मान लो आपके पास कोई रेखा ना इस प्रकार से है, ये आपका एक्स अक्ष है, ये वाई अक्ष है, ये आपका ओरिजिन है, और जो हमारे पास ये वाली रेखा है इसका हमें व्यापक रूप पता है, ए एक्स प्लस बी वाई प्लस सी बराबर 0 हमें ज्ञात है। ठीक है भाई, इस प्रकार से कोई रेखा हमें मालूम है। अभी है क्या, अगर मूल बिंदु से आप इस रेखा पर लंब डाल दो, मूल बिंदु से आप इस रेखा पर लंब डाल दो,
तो जो लंब होता है उसकी लंबाई होती है p, जिसका भाई फार्मूला अभी हम आपको बता चुके हैं कि भाई p बराबर क्या होता है। तो p बराबर हमने आपको भाई सूत्र बताया था कि c अपॉन अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर होता है। इसका मतलब क्या है कि किसी भी रेखा की मूल बिंदु से अगर आपको दूरी निकालनी है, रेखा की मूल बिंदु से दूरी कह लो, या भाई कह लो कि मूल बिंदु से रेखा पर डाले गए लंब की लंबाई या उसकी माप क्या होगी, P बराबर C अपॉन अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। तो ये चीज तो हम आपको बता चुके हैं। यहां पर हम आपको बताना क्या चाह रहे हैं कि अगर मान लो कि आपके पास मूल बिंदु के अलावा कोई बिंदु हो, मान लो हमारे पास ये बिंदु है x1 y1 है, मूल बिंदु नहीं है आपकी बार, x1 y1 हमारे पास कोई बिंदु है, और कह दे कि भाई इस बिंदु से आप रेखा की दूरी ज्ञात करो, इस बिंदु से आप रेखा की दूरी ज्ञात करो। तो किसी अन्य बिंदु से अगर रेखा की दूरी ज्ञात करनी है तो आपको उस बिंदु से ना रेखा पर लंब डालना, और जो ये दूरी है इसे हम कहेंगे d। तो अगर आपको मूल बिंदु से ज्ञात करना है तो आप ये वाला फार्मूला लगाओगे भाई, 0, 0 से अगर आपसे पूछे दूरी तो आप ये वाला फार्मूला लगाओगे। लेकिन अगर कह दे कि हमारे पास भाई कोई डिफरेंट पॉइंट है, 0, 0 नहीं है, तो फिर आप दूरी कैसे मालूम करोगे। तो यहां पर बिंदु है x1 y1, तो सूत्र होता है d बराबर, बहुत ध्यान देना है, यहां से ये x और y रिप्लेस करने हैं, उनकी जगह पर x1 y1 रख देने हैं बस। देखो तो भाई सूत्र हो जाएगा ax1 प्लस by1 और प्लस c, और अपॉन में वही रहेगा जो ऊपर वाले सूत्र में था। तो भाई यहां पर हो जाएगा अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। तो भाई दोनों में डिफरेंस समझ गए आप। अगर कोई रेखा आपके पास गिवन है और कह दे कि मूल बिंदु से दूरी बताओ, तो सीधा सूत्र होता है P बराबर C अपॉन अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। लेकिन अगर मूल बिंदु के अलावा कोई बिंदु हो, x1 कामा y1 हो, और फिर पूछे भाई कि वहां से रेखा के बीच की दूरी ज्ञात करो, या वहां से रेखा पर लंब डालो और उसकी माप बता दो हमें कितनी होगी, तो उसके लिए भाई आप फार्मूला ना बदल जाएगा, ax1 प्लस by1 प्लस c, अपॉन में वही रहेगा जो ऊपर था। तो भाई इन दोनों सूत्रों को भी आपको बहुत ध्यान से भाई याद करना है। उसके अलावा एक फार्मूला और होता है, अगर आपके पास दो समांतर रेखाएं हों, भाई दो समांतर रेखाएं हों, और कह दे कि भाई उनके बीच की ना दूरी आपको ज्ञात करनी है। दो समांतर रेखाओं के बीच की अगर आपको दूरी ज्ञात करनी हो, फिर आप भाई कौन सा वाला फार्मूला ज्ञात करोगे। देखो अगर दो समांतर रेखाएं इस प्रकार से गिवन हो, y बराबर mx प्लस c1 और y बराबर mx प्लस c2, ये दोनों समांतर रेखाएं हैं। आप देख लो आपको मालूम कैसे पड़ रहा है कि दोनों समांतर रेखाएं हैं, क्योंकि भाई दोनों की ढाल सेम है, ऊपर की ढाल भी m है और इसकी ढाल भी m ही है। तो ये दोनों कैसी रेखाएं हैं, ये दोनों समांतर रेखाएं हैं। अगर इनके बीच की दूरी पूछे तो सूत्र होगा d बराबर, मॉड्यूलस लगा लेना C1 माइनस C2, क्योंकि भाई आपको पहले से नहीं मालूम होगा कि C1 बड़ा है कि C2 बड़ा है। मॉड्यूलस लगाया है इसलिए क्योंकि दूरी है तो हमेशा मान धनात्मक ही आएगा। यहां पर भी आपको भाई ये बात ध्यान रखनी है, मॉड्यूलस यूज करना है। क्यों? क्योंकि दूरी हमेशा धनात्मक ली जाती है। ठीक है, तो मॉड्यूलस C1 माइनस C2 अपॉन में हो जाएगा 1 प्लस एम स्क्वायर का अंडर रूट। ये कब करना है? जब दो समांतर रेखाएं हो और भाई आपको इस प्रकार से दी गई हो, तो आप उनके बीच की दूरी का ना फार्मूला ये वाला यूज करोगे। लेकिन अगर वो अपने भाई व्यापक रूप में दी गई हो, इस प्रकार से मान लो दी गई हो, देखना ax प्लस बी वाई प्लस C1 बराबर 0, और दूसरी है ax प्लस बी वाई
और प्लस C2 बराबर 0। अगर इस प्रकार से मान लो दी गई हो, ये दोनों भी हमारे पास भाई क्या है, ये दोनों समांतर रेखाएं हैं, ठीक है, क्योंकि यहां पर भी ढाल सेम होगी। तो अगर रेखाएं इस प्रकार से मालूम है और फिर पूछे कि भाई इनका डी का फार्मूला क्या होगा, तो सूत्र वैसे ही रहेगा C1 माइनस C2 मॉड्यूलस लगा लो, और भाई नीचे हो जाएगा अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। तो दोनों में ना थोड़ा सा अंतर है, ऊपर तो दोनों में सेम ही रहेगा, क्योंकि यहाँ हमें ढाल मालूम है तो सीधा लगाया 1 प्लस एम स्क्वायर अंडर रूट। यहाँ हमें ए और बी मालूम है, क्योंकि ये व्यापक रूप है ना, तो लगाएंगे अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर वाला फार्मूला। क्लियर हो रहा है भाई? तो ये कुछ और सूत्र थे जो कि भाई इस प्रश्नावली में आपको काम में आएंगे। मूल बिंदु से रेखा की दूरी, किसी खास बिंदु से रेखा की दूरी, फिर दो समांतर रेखाओं के बीच की दूरी, वो भी दो अलग अलग तरीकों से। ठीक है भाई? तो ये सूत्र थे जो कि आपको इस वाली एक्सरसाइज में जरूरत पड़ने वाले हैं।